मेरा नाम वैभव है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना तब की है जब मैं 5th क्लास में था और उस टाइम एक दिन मार्च के महीने में मैं अपने पापा के साथ बुआ के घर आया हुआ था। मेरे बुआ का घर बर्धमान के जामुड़िया के पास एक गांव में है। पापा अपने किसी काम से उनके घर जा रहे थे। तभी मैंने भी उनके साथ जाने की जिद की तो पापा मुझे भी अपने साथ ले गए। खैर, अपने बुआ के घर मैं पहली बार आया हुआ था। उस दिन मैं अपने कजन्स के साथ दिन भर खूब खेला और फिर धूप कम होते ही एक कजन भैया के साथ गांव घूमने निकल पड़ा। वो गांव पेड़ पौधों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर था। फिर वो मुझे एक तालाब के पास ले आए। बाकी गांव की तरह ही ये तालाब भी बहुत ही खूबसूरत था। वो तालाब बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ों से घिरा हुआ था। हर एक पेड़ पर आम की कलियां खिली हुई थी। विभिन्न रंगों की आम की उन कलियां देखने में बहुत ही मनमोहक लग रही थी। उस समय मेरे भैया ने मुझसे कहा कि गर्मियों के मौसम में यहाँ हम दोस्त लोग चुपके से आम तोड़ने आते हैं। इन गर्मियों की छुट्टी में चले आओ आम खाने। खैर, अगले दिन पापा के साथ मैं घर आ गया, लेकिन मन ही मन मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे इस बार गर्मियों की छुट्टी में अपने बुआ के घर आना ही है। गर्मियों की छुट्टियां आते ही मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बुआ के घर जाना है। फिर पापा मुझे बुआ के घर ले गए। मैं बहुत खुश था, मन ही मन ये सोचकर कि इस बार भैया और उनके दोस्तों के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ने का मजा आ जाएगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि भैया तो इस छुट्टियों में अपने मामा के घर चले गए हैं। मैं तब थोड़ा दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले ही वहां आम तोड़ने के लिए जाऊंगा। मैंने किसी को बताए बिना ही शाम को वहां आम तोड़ने के लिए चला गया। मैंने वहां पर खूब आम खाए और कुछ आम जेब में भरकर घर ले आ रहा था कि तभी मुझे एक कच्चा रास्ता दिखा। वो रास्ता बहुत ही पतला था, जिससे कि कोई एक आदमी साइकिल लेके जा सकता हो, उतना पतला। खैर, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, ना चाहते हुए भी मैं उस रास्ते से चलने लगा। धीमी कदमों से मैं उस रास्ते में आगे बढ़ रहा था। वो रास्ता बहुत ही बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। वो पेड़ बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो पेड़ इस दुनिया के है ही नहीं। खैर, फिर वो रास्ता एक छोटे से तालाब के पास जाकर खत्म हो गया। वो तालाब बहुत ही गंदा था और वहां से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। इसीलिए मैं वहां पर ज्यादा देर तक रुका नहीं। मैं वहां से घर की ओर वापस मुड़ गया। खैर, अगले दिन मैं फिर से आम तोड़ने के लिए चला गया। पिछले दिन की तरह मैंने उन पेड़ों से खूब आम तोड़े और एक आम जेब में भरकर मैं घर लौट रहा था। फिर घर लौटते वक्त वो रास्ता मुझे दोबारा दिखा। आज मैंने वहां एक अजीब बात नोटिस की। अजीब बात यह था कि शाम के उस वक्त जहां चारों ओर दिन की रोशनी खत्म हो रही थी, उस पतले से रास्ते में तब भी बाकी जगह के मुकाबले ज्यादा रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर जैसे सुबह हो रही हो। उत्सुकता के कारण मैं उस कच्चे और पतले रास्ते में फिर से चला गया। छोटी छोटी कदमों से मैं आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे कुछ दूरी में 7-8 लोग दिखे। वो लोग सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे और उस गंदे से तालाब को घेर कर खड़े थे। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि ये कौन लोग हैं जो कि इतने बदबूदार तालाब के पास ऐसे सफेद कपड़ों में खड़े हैं, और वो लोग शाम के वक्त वहां कर क्या रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक अजीब सा जीव जो कि काफी कुछ छोटे बंदर जैसा था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए उस छोटे से तालाब पर कूद गया। और जैसे वो जीव उस तालाब पे जाके गिरा, वो लोग जो सफेद कपड़ों में उस तालाब को घेर कर खड़े थे, एकदम से पलटकर मुझे ही देखने लगे। वो सभी लोग दिखने में किसी आम आदमी की तरह ही थे, लेकिन सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे
और सभी ने आंखों में काजल लगाया था। वो सभी लोग अब मुझे घूर रहे थे और सबसे अजीब बात तो ये था कि उन लोगों के चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर और ना कोई जिज्ञासा, कुछ नहीं। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और अपने कदम पीछे हटा लिए और चुपचाप वहां से भागते हुए अपने घर आ गया। वो मंजर जो मैंने कुछ देर पहले देखा इतना डरावना था कि अभी भी वो मेरे आंखों के सामने आ रहा था। खैर, घर आके मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। रात को खाना खा के मैं चुपचाप सो गया। अगले दिन मेरी नींद 11 बजे खुली। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं इतना सो गया और ना जाने क्यों नींद से जागते ही मेरे घर वाले मुझ पे भड़क गए। पापा और बुआ ने मुझे डांटते हुए पूछा कि कल शाम को तुम अकेले कहाँ गए थे। पहले तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर पापा ने मुझे वो आम दिखाया जो कि मैंने उन पेड़ से तोड़ा था और अपने साथ घर ले आया था। दोस्तों, उस आम को देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। वो बिल्कुल पीले कलर का पका हुआ आम चारकोल की तरह बिल्कुल काला पड़ गया था। इसके बाद ना चाहते हुए भी मैंने पिछले शाम की सारी बातें उन्हें बता दी। सारी बातें सुनकर पापा ने मुझसे कहा कि अगर तुम ऐसे ही यहाँ वहां अकेले भटकते रहोगे तो अगली बार से मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। बेशक मैं पापा के डांट सुन रहा था, लेकिन ध्यान तब भी मेरा उस आम पे था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आम कैसे चारकोल की तरह बिल्कुल काला पड़ गया, जबकि पिछले शाम को ही वो बिल्कुल पका हुआ एक पीला सा आम था। खैर, फिर मैं आम के साथ घर आ गया। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने बुआ के लड़के के साथ उस शाम के बारे में बात कर रहा था, तो तभी उससे मुझे जो बात पता चला उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने मुझे बताया कि उस दिन मैंने जिन लोगों को उस गली में देखा था, वो लोग कुछ ऐसे सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो कि भगवान के नहीं, शैतान की पूजा करते हैं। वो लोग एक अलग कल्ट को मानते हैं और शायद उस वक्त वो लोग अपने किसी रिचुअल्स में बिजी थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वहां से भाग गए, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। जब भी तुम मेरे घर में आओ तो भूल के भी उस गली में कभी मत जाना और शाम के वक्त तो कभी भी मत जाना। मेरा नाम विराज है और आज मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूं। ये घटना तब की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सिलसिले में कोलकाता के न्यू टाउन में एक बॉयज पीजी में रहता था। वो पीजी बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर में था और मुझे वो पीजी बहुत ही सस्ते में मिल गया था, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू टाउन एरिया कोलकाता के सबसे महंगे एरियाज में एक है। वैसे वो कोई बहुत पुराना बॉयज पीजी भी नहीं था, वो तो बस एक 3 BHK फ्लैट था जिसको उस फ्लैट ओनर ने एक पीजी बना दिया था। पीजी के ओनर का कहना था कि अचानक उनकी नौकरी चले जाने की वजह से उन्होंने अपने उस फ्लैट को पीजी में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। बाकी सच तो कुछ और ही था। खैर, तभी मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मेरे साथ मेरे उस पीजी में कुल मिला के 7 लोग रहते थे। 2 जन करके हर एक रूम में रहते थे और पीजी के हॉल में एक बूढ़े केयरटेकर रात को सोते थे। खैर, कुछ ही दिनों में उस पीजी में हम सबकी गहरी दोस्ती हो गई। उस पीजी का जो तीसरा कमरा था उसमें रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित मेरे ही क्लास में पढ़ता था और वो कॉलेज ना जाकर दिन रात बस उस रूम में अपनी बेड पर लेटकर पबजी खेलते रहता था। रोहित बहुत ही दुबला पतला, डार्क ब्राउन स्किन्ड और 6 फीट का लड़का था। खैर, मैं आप लोगों को रोहित के बारे में ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आगे कहानी को समझने में इसकी जरूरत पड़ेगी। खैर, एक शनिवार की शाम मैं अपने रूम में बैठकर फोन चला रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक 6 फीट लंबा बिल्कुल काला इंसानी साया
हॉल के उस तीसरे कमरे की ओर जा रहा है। हॉल की लाइट तभी बंद थी और मेरे कमरे का दरवाजा खुला था, और मेरे कमरे के दरवाजे से जितनी रोशनी उस हॉल में जा रही थी, उसी हल्की रोशनी में उस काली परछाई को मैंने देखा था। वो इंसानी साया बहुत ही ज्यादा अजीब था, बहुत ही लंबा, पतला और बिल्कुल काला। और सबसे अजीब बात तो ये था, उस इंसानी साये का कोई नाक, मुंह या चेहरा मुझे नहीं दिखा। और दोस्तों, मुझे पक्का याद है कि पैर होने के बावजूद भी वो साया चल के उस रूम में नहीं गया था, बल्कि वो साया कुछ हद तक हवा में तैर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी तब भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। उस लंबे, पतले और काले इंसानी साये को देखकर मुझे लगा कि ये मेरा दोस्त रोहित है, जो कि अपने रूम में जा रहा है। उसे आवाज देते हुए मैं अपने रूम से निकला और हॉल का लाइट ऑन किया। अब मैं रोहित के कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि रोहित और उसका रूममेट तो पिछले दिन ही अपने घर चला गया है, और उस फ्लैट के मेन डोर का दरवाजा भी अभी अंदर से बंद है। और तो और इस वक्त फ्लैट में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ये सब बातें जहन में आते ही मेरा तो खून जम गया। रोहित और बाकियों के कमरे में ताला देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कुछ मिनट पहले मैंने जिस काले साये को देखा वो किसी इंसान नहीं, बल्कि कोई शैतानी साया था। खैर, उस रात मैं हॉल में जाके उन बूढ़े केयरटेकर के बाजू में सो गया, क्योंकि अकेले रात को मेरी सोने की हिम्मत नहीं थी। और दोस्तों, इस घटना के अगले दिन से ही मैंने उस पीजी में बहुत सारी अजीब बातें नोटिस की। जैसे कि उस पीजी में 2 बैल्कनी थी, और उन बैल्कनी के दरवाजों में 2-3 छोटे छोटे आईने लगे हुए थे। उन आईनों में सिंदूर लगा हुआ था, और उन आईनों को ऐसे लगाया गया था कि अगर कोई किसी एक आईने के सामने खड़ा हो तो हर एक शीशे में अपने आप को साफ साफ देख सकता था। और दोस्तों, उस पीजी में हर एक बेड के पैरों में अजीब तरह के काले धागे किसी ने बांध कर रखा था। ऐसा लग रहा था कि उस फ्लैट में पीजी बनने से पहले बहुत सारे रिचुअल्स किए गए हुए थे, जो कि देखने में कोई आम रिचुअल्स नहीं लग रहे थे। खैर, अगले महीने ही मैंने वो पीजी छोड़ दिया और जाके कहीं और शिफ्ट हो गया। दोस्तों, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो काला साया आखिर था क्या। और आज भी जब भी मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम विशाल है, और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ हुआ एक बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ बचपन में घटा था। मेरी उम्र तभी 14-15 साल होगी। दरअसल बचपन से ही मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। मैं अपने पापा के साथ हर शनिवार के दोपहर को हमारे घर के पास में ही एक बड़े से झील में मछली पकड़ने जाता था। ऐसे ही एक दिन शनिवार को मैं हर बार की तरह पापा के साथ तालाब के पास बैठकर मछली पकड़ रहा था। तभी बरसात का मौसम था और उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं और मेरे पापा छाता लेकर उस तालाब से मछली पकड़ने लगे। पहले 1 घंटे में ही हमें 3 छोटी मछली मिल गई, जिनमें से मैंने 2 और पापा ने 1 मछली पकड़ी। इस बात से हम दोनों को ही बहुत जोश मिल गया और हम लोग बड़ी मछली पकड़ने के लिए जुट गए। उसके बाद 2 घंटे तक हम बस बैठे ही रहे। हमें कोई मछली नहीं मिली। फिर मेरे पापा उस तालाब से उठकर पीछे पास की झाड़ियों में चले गए। मेरे पापा को बीड़ी पीने की गंदी आदत है, तो मुझे लगा कि 2 घंटे से एक भी मछली ना मिलने के कारण तंग आकर वो झाड़ियों के पास बीड़ी पीने चले गए। पापा अपने साथ फिशिंग रॉड भी ले गए थे, इसीलिए मुझे लगा कि आज उनका मछली पकड़ना तो हो गया, जबकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। खैर, फिर मैंने इतना ना सोचकर वापस मछली पकड़ना चालू करा। लेकिन उसके बाद फिर से 2 घंटे तक बैठे रहने के बावजूद भी मुझे एक भी मछली नहीं मिली। अब शाम भी हो रही थी, इसीलिए मैं अपना सामान समेटने लगा।
मैंने अब गौर किया कि पापा को उस झाड़ियों के पास गए अब लगभग 2 घंटे बीत गए हैं, फिर भी वो क्यों अभी तक बाहर नहीं आए। मेरे मन में अचानक बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मछली पकड़ने के सभी सामान को समेटकर अब मैं उन झाड़ियों के पास जाके देखने लगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि मेरे पापा अब वहां नहीं थे। यहां वहां हर जगह देखकर जब मुझे मेरे पापा नहीं मिले तो मैं जोर जोर से रोने लगा। फिर मुझे रोते हुए देखकर एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतना रो क्यों रहे हो। फिर मैंने उन अंकल को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन अंकल ने मुझसे कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पापा वापस घर चले गए हो। शाम हो गई है और कुछ ही देर में रात हो जाएगी, और आज तो अमावस का भी रात है। तुम्हारा ऐसे रात को अकेले में तालाब के पास रुकना ठीक नहीं। दोस्तों, उस समय फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तो उन अंकल ने मुझे घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर मैं बिल्कुल चौंक गया। घर पे मेरे पापा बेड पर सोए हुए थे और उन्हें बहुत तेज बुखार भी था। मैंने मेरे पापा से पूछा कि आप ऐसे उस तालाब से चले क्यों गए। अब की बार मेरे पापा ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पापा ने कहा कि वो तो दोपहर से ही बीमार है और तब से वो बेड पर सोए हुए हैं। वो तो आज मेरे साथ तालाब गए ही नहीं। फिर पापा ने मुझसे कहा कि काम से लौटते वक्त एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे खड़े होकर आज जब वो अपने दोस्तों को दोपहर में तालाब में मछली पकड़ने जाने की बात कर रहे थे, तभी अचानक से उनका बदन तपने लगा और उन्हें बुखार आ गया। अब मुझे इतना समझ आ गया था कि आज जिसके साथ मैं उस तालाब में मछली पकड़ रहा था वो कोई इंसान नहीं था। दोस्तों, मेरा दिमाग तो तब घूम गया जब मैंने अपनी थैली देखा जहां पर मैं उस तालाब से मछली पकड़कर जमा कर रहा था। उस थैली में 3 मछलियां थे। ये सबूत मेरे लिए काफी था कि अभी अभी मेरे साथ जो घटा वो मेरा कोई वहम नहीं था। फिर मेरे मुंह से सारी घटना सुनकर दादी जी ने मुझसे कहा कि आज तुम्हारा सामना जिससे हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि एक छलावा था जो कि तुम्हारे पापा का रूप बदल कर आया था। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम सही सलामत घर वापस आ गए। पापा ने भी मुझसे कहा कि अगर तुम कहीं जाने वाले हो तो ऐसे ही राहों में कभी भी बताना नहीं चाहिए, इससे तुम्हारे पीछे छलावा लग सकता है। मेरा नाम अजय है और मैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में रहता हूं। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पड़ोस में रहने वाले एक भैया के साथ घटा था। तभी उनकी उम्र 30-32 साल होगी और मेरे वो भैया एक डॉक्टर है। हॉस्पिटल में ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने क्लिनिक में 1-2 घंटा बैठते हैं। क्लिनिक में बैठकर वो पेशेंट्स देखते हैं, इसीलिए रात को अक्सर घर लौटने में उन्हें देर हो जाती थी। खैर, एक दिन ऐसे ही रात को क्लिनिक से घर लौट रहे थे। क्लिनिक से उनका घर 10-12 किलोमीटर दूर ही पड़ता था। वो अपने बाइक से घर लौट रहे थे और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अब रात के लगभग 12 बज रहे थे और वो एक पूनम की रात थी। खैर, वो बाइक से उस सुनसान सड़क में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। अचानक उन्होंने देखा कि उनके बाइक के पीछे पीछे एक सियाल दौड़ रहा है। लेकिन फिर भी उन्हें यह बात कुछ अजीब नहीं लगी, क्योंकि जंगल के पास से जो रास्ते गुजरते हैं वहां सियाल जैसे छोटे जंगली जानवर अक्सर दिख जाते हैं। इसीलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो सुनसान सड़क में आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक उन्होंने देखा कि अब उनके बाइक के पीछे सियाल नहीं बल्कि एक काली बिल्ली दौड़ रही है। फिर बाइक से कुछ दूर जाते ही वो काली बिल्ली एक बहुत बड़े गिद्ध में बदल गई। अब मेरे भैया को समझने में देर नहीं लगी कि
ये कोई ऊपरी चक्कर है। कुछ दूरी तक वो गिद्ध बाइक के साथ साथ उनके सर के ऊपर मंडराने लगा। फिर अचानक से जाके वो एक पेड़ के डाली पर बैठ गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे भैया बिल्कुल नहीं डरे। अब वो अपना बाइक रोककर उस गिद्ध की ओर देखने लगे। फिर उसके बाद भैया ने जो देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वो बड़ा सा गिद्ध पेड़ से सीधा उन्हीं की ओर देख रहा है। उस गिद्ध की आंखें बिल्कुल लाल थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों में लावा हो। खैर, फिर भैया ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उन्होंने अपना बाइक स्टार्ट किया और तुरंत वहां से निकल गए। घर आते ही उन्होंने सारी घटना घर वालों को बताया तो किसी ने उनका यकीन ही नहीं किया। फिर कई दिनों बाद जब वो ये घटना अपने एक दोस्त को बताया तो उस दोस्त ने उनसे कहा कि उस रात को तुम्हारे पीछे छलावा लगा था। उस सड़क पर पुराने जमाने में अक्सर ऐसे ही छलावा लगता था। ऐसा उन्होंने अपने दादाजी से सुना है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि वहां पर रुका नहीं, वरना एक बार तुम उस छलावा के चंगुल में फंस जाते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तो दोस्तों, ये था छलावा के बारे में मेरी सब्सक्राइबर्स की भेजी तो बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, अगर आपको छलावा के बारे में और कहानी सुननी हो तो आप मेरे चैनल में जाकर छलावा के बारे में मेरे पिछले वीडियोस को भी सुन सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं पिन कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इन दोनों घटनाओं में से कौन सा सबसे ज्यादा डरावना लगा, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसी रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो कहानी भेज सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं उन कहानियों को जरूर फीचर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी सच्ची और डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।